ऑट के साथ क्या है कि जब ऑट से बना सेंटेंस निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें से टू को हटा सकते हैं, यानी इन्फिनेटिव का रूप जो ले लेता है ये ऑट टू के साथ आकर के, वहां से हम टू हटा सकते हैं, गलत नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। आज हम डिस्क्राइब करेंगे ऑट टू को और साथ ही डिस्क्राइब करने वाले हैं यूज्ड टू को, यानी ये दो मार्जिनल मॉडल होते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने बताया था कि 4 मार्जिनल मॉडल टोटल होते हैं, इसमें एक यूज्ड टू है, एक ऑट टू है, एक नीड है और एक डेयर है। मार्जिनल का मतलब होता है अत्यल्प, मतलब बहुत कम, थोड़ा सा। तो ये ऐसे वर्ड है ना जो बहुत कम ही मॉडल के रूप में यूज होते हैं, अदर वर्ड के रूप में भी यूज हो जाते हैं, जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गया या मेन वर्ब हो गया, ऐसे भी यूज हो जाते हैं। इसे मार्जिनल मॉडल क्यों कहते हैं, ध्यान से समझना। अब पर्सनली कैन का कोई मतलब नहीं होता है ना। पर्सनली जो शुड होता है इसका कोई मतलब नहीं होता है, ये केवल हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं अपने आप में, और कुछ नहीं बनते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर नीड और डेयर का यूज कर रहे हो तो नीड और डेयर का अपना मीनिंग होता है। जैसे नीड का मतलब जरूरत होता है या आवश्यकता होता है, डेयर का मतलब हिम्मत या साहस होता है। उसी तरह ऑट का मतलब कर्तव्य होता है, केवल ऑट का मतलब। ऑट टू का मतलब मत समझना, इस टू को इन्फिनेटिव के रूप में हम यूज कर लेते हैं। मतलब यूज्ड और ऑट ये दो ऐसे वर्ड हैं जो इन्फिनेटिव के रूप में हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। अगर आप यूज्ड लिखना चाह रहे हो तो यूज का मतलब तो प्रयोग करना होता है, या फिर यूज माने प्रयोग भी होता है, लेकिन यूज्ड है तो इसके साथ टू, ये दोनों मिल करके आपका मॉडल या फिर हेल्पिंग वर्ब बनेगा। तो इन्हें मार्जिनल मॉडल इसीलिए कहते हैं कि कई अर्थ में प्रयोग हो जाते हैं, किसी एक तरफ 100% बन के नहीं रहते। या तो 100% हेल्पिंग वर्ब बन जाए या फिर 100% मेन वर्ब बन जाए, ये पॉसिबिलिटी इनकी नहीं होती है, इसीलिए मार्जिनल कहते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा हर एक सेक्टर में। तो देखते हैं ऑट टू का यूज क्या होता है। बस इतना याद रखना कि ऑट का प्रयोग हमेशा टू के साथ होता है, और इसके साथ भी V1 ही लगता है, V2 नहीं लगता है, कहीं पर भी V1 ही लगेगा। ऑट टू को इसीलिए मॉडल कहते हैं क्योंकि मॉडल का जो रूल एंड रेगुलेशन होता है कि मॉडल कभी बदलती नहीं है, मतलब सेम फॉर्म में रहती है। मॉडल के जस्ट बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये सब सारे जो टर्म एंड कंडीशन होते हैं ना, चाहे ये फीलिंग के लिए यूज होता है, ये सबका पालन ये ऑट टू करता है, तो ये मॉडल है ही, तो रूल वही वाला फॉलो होगा। 3 टर्म एंड कंडीशन देख लो, मोरल और सोशल बाइंडिंग। अगर ऐसी बात चाहिए के अर्थ में आपसे कहा जाए जो समाज से रिलेटेड हो, या फिर आपके संस्कारों से रिलेटेड हो, या फिर आपकी जो नेशनैलिटी है, राष्ट्रीयता है, उससे रिलेटेड हो, वहां पर चाहिए के अर्थ में शुड और मस्ट ना प्रयोग करके ज्यादातर ऑट टू का प्रयोग होता है। तो आपका सोशल बाइंडिंग हो गया। एक एडवाइस, आपको ये काम करना चाहिए, शायद ये आपके लिए अच्छा रहेगा, इस तरह का अगर एडवाइस हम देते हैं तो उसके लिए भी हम ऑट टू का यूज कर लेते हैं। ऑट टू प्लस V1 का स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जैसे मान लो इंडिया मैच जीत रही है, तो कोई अगर ये कह दिया कि आज इंडिया को मैच जीतना चाहिए, तो आप शुड का भी प्रयोग वहां पे कर सकते हो और आप वहां पे ऑट टू का भी प्रयोग कर सकते हो। लेकिन जो ऑट टू का प्रयोग करेगा कि इंडिया ऑट टू विन द मैच, उसके अंदर नेशनैलिटी, उसके देश की राष्ट्रीयता ज्यादातर झलकती है। ये एक फीलिंग ही तो है ना, यानी वो 100% चाह रहा है और उसकी मानसिकता पॉजिटिवली काम कर रही है कि इंडिया मैच जीतेगी, तो वो ऑट टू का यूज कर रहा है। लेकिन जो शुड का प्रयोग कर रहा है कि इंडिया शुड विन द मैच, वहां पर अब वो ना असमंजस की स्थिति में बात कर रहा है, उसे कंफर्म विश्वास भी नहीं है अपने ऊपर, अपने देश के ऊपर, अपने प्लेयर्स के ऊपर कि इंडिया मैच जीतेगी, तो शुड का यूज कर रहा है। तो ऑट टू का बहुत कुछ खास यूज नहीं है, लेकिन ये 3 यूज हैं, इसको याद रखना। और बाकी हम आपको बता रहे हैं कि इनका यूज करते कैसे हैं, देख लो। देखो, जैसे मान लो ऑट टू से एक हमने सेंटेंस यहां पे बना दिया, ही ought to serve his grandfather। अब जैसे मान लो लिखा ही ought to serve his grandfather, उसे अपने ग्रैंडफादर का सर्व करना चाहिए, फिर सेवा करना चाहिए। तो किसी की सेवा करना, किसी बुजुर्ग आदमी की सेवा करना हमारे कर्तव्यों के अंदर आता है। हमारी अपनी एक ऐसी भावना होती है कि उनके प्रति हमारा सम्मान रहता है। तो कहीं ना कहीं चाहे सोशल बाइंडिंग समझ लो, चाहे मोरालिटी समझ लो, है ना, नैतिकता समझ लो, ये उसी को अपने आप में दिखाता है, उसी की झलक यहाँ पे दिखाई देती है। तो हमने लगा दिया ought to। आप समझ रहे हो, ही ought to serve, देखो सर्व V1 है ना,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये मॉडल के रूप में यूज हो रहा है और टू इसके साथ लगेगा ही लगेगा, यहां पे आपको दिख रहा है। तो मान लो अगर ये सेंटेंस आपने लिख दिया है और इसी को आपको निगेटिव बनाना हो, तो देखो उसका कंडीशन समझ लो। ऑट टू की जगह पे आप लगा दोगे यहां पे ऑट, है ना, और नॉट बीच में लगा देंगे, मतलब यहां पे लगा देंगे और टू यहां पे लगा देंगे। वैसे भी देखो जो दो शब्दों की हेल्पिंग वर्ब होती है ना, जैसे मान लो विल हैव, तो विल नॉट हैव बनता है, नॉट उन दोनों के बीच में आकर के एडजस्ट होता है, तो ज्यादा अच्छा रहता है, मतलब उसका स्टैंडर्ड जो होता है ना वो अपने आप में ज्यादा सही दिखाता है। तो इस तरह के ऑट से बने किसी भी सेंटेंस का निगेटिव जब बनाना होगा ना, तो नॉट हमेशा ऑट नॉट टू का स्ट्रक्चर ले लेगा। एक बार और देख लो, आई ऑट, अब नॉट लगाना है तो यहीं पे लगाएंगे, आई ऑट नॉट टू, है ना। फिर वही बात, फीलिंग वही रहेगी, जैसे ऑनर द एल्डर्स, जैसे वी ऑट नॉट टू ऑनर द एल्डर्स। अब अगर मान लो यहां पे नॉट नहीं होता तो क्या बनता, आई ऑट टू ऑनर द एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी आदर करनी चाहिए। तो ये भी मोरालिटी है, मोरल वैल्यू को दिखाता है, तो यहाँ पे ऑट का प्रयोग कर देंगे। अच्छा, अगर इस सेंटेंस को सिंपलाइज करना चाहते हो, जैसे मान लो इसी सेंटेंस को मजाक में लेना चाहते हो, तो यहां लिख सकते हो आई शुड का प्रयोग कर दो, तो एक तरीके का मजाक हो जाएगा, क्योंकि उसपे फोर्स नहीं आएगा। लेकिन अच्छा, अगर यहां पर मस्ट लगा देते हो कि आई मस्ट ऑनर द एल्डर्स, तो दबाव आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा कि नहीं करना ही चाहिए। और अगर ऑटो लगाते हो तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मोरालिटी में चली आती है, मतलब बड़ी ही सम्मान के साथ, बड़ी ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, नॉर्मलिटी के साथ ये बात कही जाती है कि हमें एल्डर्स का सम्मान करना चाहिए। अब मान लो इसका हमको इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो सेम वही टेंस वाले रूल को ही यहां पर भी फॉलो कराएंगे। जैसे विल हैव अगर एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, विल आई हैव, विल ही हैव। उसी तरह ये भी बनेगा, ये क्या बन जाएगा, ऑट ही टू सर्व हिज कंट्री। अब मान लो अगर ऐसे लिख दिया गया, यहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो ऑट ही टू, यानी ये जो टू है ऑट का भाग यहां चला आएगा और सब्जेक्ट को बीच में रख देंगे, स्ट्रक्चर होता है। लेकिन देखो अब तक जो समझा रहे थे वो तो स्ट्रक्चर बता रहे थे, लेकिन मान लो अगर इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना हो, तो टू अगर यहां नहीं भी लगाते हो ना, तो ये गलत नहीं होता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आजकल ज्यादातर ये यूज में आ गया है, पहले इतना यूज में नहीं था, लेकिन अब ये इसका यूज जो है ना बिल्कुल सामान्य हो गया है, जनरली इसका यूज किया जाता है। देखो जैसे उसको कैसे बनाएंगे, ये गलत नहीं होता है अगर आप लिख रहे हो तो। मान लो अगर लिख दिया ऑट आई सर्व, ऐसे लिख दिया ऑट आई सर्व, तो ये गलत नहीं है। आपके अकॉर्डिंग यहां पर आई के बाद टू लगना चाहिए, लेकिन लगा दो तब भी सही है और ना लगाओ तो भी गलत नहीं है, ये सही है। यानी यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोगेटिव का पार्ट। सेम कंडीशन निगेटिव में भी आती है। मान लो इसका निगेटिव बनाना चाहते हो, तो देखो आई ऑट नॉट टू सर्व, एक सेंटेंस हो गया। मान लो ऐसा सेंटेंस हमने बना दिया, अब इसका निगेटिव अगर हमने बनाया, तो चाहो तो यहां से टू हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टू अगर यहां से हट भी जाता है तो भी ये सेंटेंस सही रहेगा, आई ऑट नॉट सर्व, ये भी सही रहेगा। टर्म एंड कंडीशन ऑट के साथ क्या है कि जब ऑट से बना सेंटेंस निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव होता है, तो उसमें से टू को हटा सकते हैं, यानी इन्फिनिटिव का रूप जो ले लेता है ये ऑट टू के साथ आकर के, वहां से हम टू हटा सकते हैं, गलत नहीं होगा। ये इंग्लिश का एक लेटेस्ट अमेंडमेंट है, सुधार है, तो उसमें यही कहा गया है कि अब चाहो तो टू लगा भी सकते हो और चाहो तो टू नहीं भी लगाओ तो गलत नहीं होगा। बाकी देख लो इसका एडवाइस के रूप में कैसे यूज करते हैं उसको भी देख लो। जैसे मान लो आपसे किसी ने कह दिया कि आपको रोज सुबह में जल्दी उठना चाहिए, तो चाहिए के अर्थ में एक एडवाइस है, तो वहां पर भी हम ऑट टू का यूज कर देते हैं और सेम कंडीशन वहां पर भी होता है। मतलब चाहे वो एडवाइस हो, चाहे कोई सोशल एक्टिविटी के रूप में चाहिए के अर्थ में सेंटेंस आता हो, या फिर कोई भी चीज हो, वहां पर चाहे एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आ रही हो, ऑट से ही बनेगा सेंटेंस। तो ऑट से बने सेंटेंस में हर जगह ये नियम लागू होगा कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में टू को हटा सकते हैं। अभी देख लो, जिसे मान लो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो हमने लिख दिया द
यहां पे लिख दिया इंडिया ought to win this वर्ल्ड कप, है ना। यहां हमने लिख दिया कि इंडिया ought to win this वर्ल्ड कप। चाहते तो हम यहां पर शुड भी लगा सकते थे, लेकिन वो नॉर्मल सी बात हो जाएगी, असमंजस की स्थिति होगी कि हाँ या ना, हमें डर लग रहा है। लेकिन अगर ought to हमने लगा दिया तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अच्छा, जैसे मान लो मैच कोई देख रहा है और 10 ओवर बचे हुए हैं और मात्र 10 या 20 रन बनाने हैं, तो पॉसिबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है कि नहीं, यही वाला जो पक्ष है वही जीतेगा। तो उस सेंस में हम ought to का यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, मान लो बादल खूब ज्यादा घिरे हैं, है ना, हवाएं चल रही है, बारिश एकदम आने को ही है, तो वहां पर स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बनती है, तो हम ought to का यूज कर सकते हैं। शुड का प्रयोग नहीं करेंगे कि इट शुड रेन ना लिख करके इट ought to रेन लिख देंगे, तो समझ में आएगा कि स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, शायद बारिश आने की संभावना 80% लगभग है, कहने का मतलब यानी बहुत ज्यादा है, 50 से बहुत ज्यादा है। तो ये हो गया स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के रूप में आपका ought to का यूज हो गया। एडवाइस के रूप में देख लो, मान लो लिख दिया यू ought to अराइज इन अर्ली मॉर्निंग, तुम्हें सुबह में थोड़ा जल्दी उठना चाहिए। अब मान लो किसी डॉक्टर के पास गए, उसने ought to की जगह पे मान लो अगर शुड लगा दिया होता, तो इसका मतलब ये नॉर्मल सी बात होती, आपके लिए करो या ना करो, लेकिन उसने इस बात को 100% सलाह समझ के दिया है। मतलब उसके कहने की फीलिंग क्या कहती है कि आपको 100% उठना ही चाहिए, मेरी सलाह है, ये आपके लिए अच्छी बात है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सलाह क्या होता है, बेनिफिशियल ही तो होता है, लाभदायक होता है सामने वाले के लिए। तो इस तरीके की जब फीलिंग आएगी तो हम यहाँ पर ought to का यूज कर देंगे। तो ये हो गया आपका ought to, जिसमें क्या क्या होता है, एक तो मोरालिटी वाली बात होती है, तब वहां पर चाहिए के अर्थ में, यानी लास्ट में जब चाहिए आता है तो वहां पे लगा देते हैं ought to। दूसरा एडवाइस हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया, तीसरा आपका स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो गया। ये ought to का यूज यहाँ पर एंड होता है। अब देखते हैं यूज टू का यूज। तो अभी हमने आपको बताया कि यूज्ड जो है वो अपने आप में एक मार्जिनल मॉडल है। अगर मार्जिनल वर्ड को समझना है तो बस इतना ही समझना कि कुछ उसमें भी और कुछ इसमें भी, यानी कुछ प्राइमरी ऑक्सिलरी का भाग होता है और कुछ मॉडल ऑक्सिलरी का भाग होता है। इस समय हम मॉडल पढ़ रहे हैं। तो यूज्ड टू का यूज जहां होता है ना, इसके साथ भी V1 आता है। देखो, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है, जैसे मान लो पास्ट में हमेशा यूज्ड टू का यूज पास्ट में होता है 100%, प्रेजेंट में इसका यूज होता ही नहीं है कभी। तो पास्ट में टेंस में हमने बड़े अच्छे से बताया था कि एक ही फॉर्म लगती है और वो होती है V2। V2 हमेशा दुनिया में एक ही जगह लगती है और वो है पास्ट फॉर्म, है ना, उसमें भी पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर यूज्ड टू में यूज्ड पहले ही सेकेंड फॉर्म में आ गया है। तो यूज्ड अगर पहले ही सेकेंड फॉर्म में आ गया है तो उसके बाद फिर दोबारा सेकेंड फॉर्म का यूज तो होगा नहीं, जब होगा तो फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इसीलिए यूज टू अपने आप में एक मॉडल माना जाता है। टू उसके साथ ऑलरेडी है ही, लेकिन देखो ये कौन सा रूप पकड़ता है। जैसे इससे एक सेंटेंस बना करके देखो, आई यूज्ड टू प्ले। अब इसको दो तरीके से सोचा जा सकता है। एक तो यूज्ड टू मॉडल है, ये समझ गए हम, यूज्ड और टू मिला करके। और दूसरा, अगर इसको हटा करके देखना चाहते हो, मतलब यूज्ड टू के अलावा टू प्लस प्ले को देखना चाहते हो, तो टू और प्लस V1 का स्ट्रक्चर इन्फिनिटिव कहलाता है, यानी ये इन्फिनिटिव कहलाता है। तो अब यहां पर देखो, इस 2 प्लस V1 को अगर हम देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट का जगह ले रखा है, मतलब ये जगह ऑब्जेक्ट की है। और इसको पर्सनली इसको देखो तो ये सेकेंड फॉर्म में है, यानी ये टोटली पास्ट इंडेफिनिट से बने सेंटेंस का रूप लेता है। अगर यूज्ड को सेकेंड फॉर्म मान रहे हो तो 2 प्लस V1 को हमें इन्फिनिटी मानना पड़ेगा। मतलब ये एक मॉडल आपको समझा रहे हैं, इसका मॉडल पढ़ने वाला, मॉडल हेल्पिंग वर्ब मत समझना, इसका एक मॉडल दिखा रहे हैं। एक चीज जरा और देखो, एक पास्ट इंडेफिनिट से सेंटेंस बनाते हैं, जरा उसमें और इसमें सिमिलरिटी क्या है ना, इसको चेक करना। जैसे मान लो लिख दिया आई वेंट टू प्ले, मान लो ऐसा सेंटेंस लिख दिया। फिर देखो, वेंट आपका क्या है, V2 है, और टू प्ले क्या है, 2 प्लस V1 को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। तो सेम जैसे हमने लिखा था आई यूज्ड
टू प्ले। देखो इसका सेम रूप ये ले रहा है कि नहीं ले रहा है। यूज्ड जो है ये भी V2 है और 2 प्लस V1 जो है ये आपका इन्फिनिटिव है। 2 प्लस V1 जो इन्फिनिटिव होता है सेम उसी तरह का यूज यूज्ड टू वाले सेंटेंस में होता है। लेकिन पर्सनली अगर आपको सीखना है ना तो यूज्ड टू को एक मॉडल ही समझ के देखो, ज्यादा एक्सप्लोर करोगे ना तो समझ में आ जाएगा जो हम बताना चाहते हैं। नहीं अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो तो सिंपली पढ़ सकते हो। देखो जब भी हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं ना तो सेंटेंस के लास्ट में या करता था या फिर ये करती थी या फिर ए करती थी का सेंस आता है। जैसे मैं खेला करता था, आ करता था, वह दौड़ा करती थी, आ करती थी, वह मुझे कहानी सुनाया करता था। इस तरह के सेंस के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग कर देते हैं। ऐसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, देखो ही यूज्ड टू टीच अस। अब इसका क्या बनेगा, वह यूज्ड टू मॉडल हो गया। वह अस माने हम लोगों को पढ़ाया करता था, पढ़ाता था नहीं, पढ़ाता था जहां लिखोगे ना तो ही टॉट अस हो जाएगा। यूज्ड टू का वजूद यहां से खत्म हो जाएगा। ही टॉट अस पास्ट इंडेफिनिट प्योर टेंस में चला जाएगा। लेकिन वह हम लोगों को पढ़ाया करता था, इसके लिए हम यूज कर देते हैं यूज्ड टू का। ठीक है, यहां पर भी सेम कंडीशन है, ही यूज्ड नॉट टू टीच। इस तरह से बना सकते हो। अगर नॉट से लगाना हो, नॉट लगाना हो इसमें तो इस तरीके से बना सकते हो, यूज्ड नॉट टू। और अगर मान लो इसका भी इंट्रोगेटिव बनाना हो तो यूज्ड को पहले कर दो, यहां पे यूज्ड और ही यहां पे अपनी जगह पे रहेगा और नॉट टीच। ऐसे भी चलेगा। यहां पर भी अगर टू को ओमिट कर देते हो, टू का ओमिशन हो जाता है, प्रीपोजिशन लेस सेंटेंस बन जाता है तो भी ये सही होता है। जैसे इसके पहले हमने अभी आपको और टू में बताया था कि जब भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात आती है तो हम वहां से क्या करते हैं, टू को अगर गायब भी कर देंगे तो गलत नहीं होगा, है ना। जैसे मान लो यहां नॉट है तो इंट्रोगेटिव का निगेटिव हो गया। सिंपली अगर एक नॉट से हम सेंटेंस बनाए, मतलब उसको इंट्रोगेटिव ना बनाए या फिर सिंपली एक इंट्रोगेटिव बनाए उसको नेगेटिव ना बनाए, उसका स्ट्रक्चर देख लो कैसे बनेगा। यूज्ड ही टीच अस। क्या वो हम लोग को पढ़ाया करता था, तो ये सही है। अगर टू का यहां से ओमिशन है तो गलत नहीं है, सही है। या नॉट से देख लो, यूज्ड दे नॉट प्ले, है ना। यूज्ड दे नॉट प्ले, ऐसे भी अगर बनाओगे तो गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा। या फिर अगर आपने ऐसा बना दिया, ही यूज्ड नॉट गो, यानी वह नहीं जाया करता था, तो भी सही है। मतलब निगेटिव में भी अगर टू का ओमिशन कर दे तब भी, इंट्रोगेटिव में ओमिशन कर दे तब भी, इन दोनों सेंस में यूज्ड टू सही उतरता है अपने जगह पे। अब देखो यूज्ड टू में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो जानने वाली, वो आपको बता देते हैं। क्योंकि अभी बताया कि यूज्ड टू सेम फॉलो करता है रेगुलेशन को और रूल्स को, किसके, पास्ट इंडेफिनिट के। और पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, डिड होती है ना। डिड को भी देखोगे ना तो वो सेकेंड फॉर्म में ही है। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि इस सेंटेंस को मान लो जैसे लिखा है, ही यूज्ड नॉट टू गो, मान लो ऐसे लिखा है और इसका आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो पास्ट इंडेफिनिट में जब इंट्रोगेटिव चाहे नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। मान लो ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है, ही यूज नॉट टू गो, ऐसा लिखा हुआ है। इसको अगर दूसरे तरीके से बनाना चाहते हो, ऐसा ही अक्सर बुक में लिखा रहता है, तो ये बनेगा ही डिड नॉट यूज टू गो। अब देखने में भले ही थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन देखो हम समझा रहे हैं इसको। इस यूज्ड के अंदर से डिड को बाहर कर दिया तो यहां पर यूज बच गया। जैसे गो, डिड और प्लस गो जब मिला दोगे ना तो ये इवेंट बन जाएगा। यानी जब भी डिड किसी V1 में अटैच कर देते हैं तो उसका रूप V2 का हो जाता है। जैसे देखो इससे भी एक सेंटेंस आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो लिख दिया यहां पे, ही वेंट, ये सही है, वह गया या फिर वह जाता था। इसी को पलट के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ही डिड गो। ये गलत नहीं है, ही डिड गो का मतलब ही इवेंट हुआ, क्योंकि डिड और गो मिलके इवेंट बन जाता है। तो यही वाला प्रोसेस हम यूज्ड टू में कर रहे हैं कि यूज्ड से डिड को बाहर कर दिया, क्योंकि जब सेकेंड फॉर्म में बना हुआ है तो डिड लिया होगा, डिड को बाहर कर दिया, नॉट अपने जगह पे है, टू है और यूज्ड के जगह यूज बच गया। तो इस तरीके से भी अगर बनता है ना तो समझ जाना कि ये टेंस नहीं है, ये
रियल वाला रूप यही है इसका, मतलब मॉडल से बना सेंटेंस है, और उसी मॉडल से बने सेंटेंस का रूप जब नेगेटिव दूसरे तरीके का हम दे देते हैं तो ये बन जाता है। तो इस तरह से ये मत समझना कि ये गलत लिखा हुआ है। डिड ही नॉट यूज टू, ऐसे इंट्रोगेटिव फर्स्ट बन जाएगा। व्हाट डिड ही नॉट टू यूज, इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेकंड बन जाएगा, जो मतलब जहां पर IW इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आती है, मतलब इंट्रोगेटिव सेकंड का स्ट्रक्चर ले लेगा। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर देते हैं। एक और देख लो, एक जगह और इसका यूज करते हैं हम, जैसे क्वेश्चन टैग भी हमने पढ़ाया था, चैनल पे अपलोड है, जाकर के देख लेना वहां से। मान लो क्वेश्चन टैग में अगर ये आ गया, यहां लिख दिया यू यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। अब देखो यहां लिखा है कि तुम फुटबॉल खेला करते थे, तो अब मान लो क्वेश्चन टैग बनाना होगा, तो ऐसे हिंदी में तो ऐसे ही बोलोगे ना कि तुम फुटबॉल खेला करते थे ना। तो अब इसका क्वेश्चन टैग जब यहां से बनाओगे तो क्वेश्चन टैग क्या बनता है, चूंकि ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। तो क्वेश्चन टैग होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, यही होता है ना। अब देखो यहां इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा यूज्ड, ठीक है, अब नॉट आएगा यूज नॉट, और फिर सब्जेक्ट क्या आ जाएगा यू। लेकिन ये बोलने में और लगेगा, पढ़ के देखो, यू यूज्ड टू प्ले फुटबॉल यूज्ड नॉट यू। अब इतना लंबा क्वेश्चन टैग नहीं बन पाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे उसको भी देख लो। अब देखो इस क्वेश्चन टैग की जगह हम क्या करेंगे, प्ले फुटबॉल लिखा है ना, तो देखो यूज्ड से हमें पता है कि सेकंड फॉर्म में है, मतलब डिड इसके अंदर होगा, तो डिड हेल्पिंग वर्ब को ही यहां से बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा डिड, और डिड में नॉट लगाएंगे तो डिडंट हो जाएगा, ठीक, और यू की जगह यू लगा देंगे। तो अगर यूज्ड से बना सेंटेंस क्वेश्चन टैग क्रिएट करने को कह रहा है, तो वहां पर भी हम डिड का यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, है ना। तो ये हो जाएगा यू यूज्ड टू प्ले फुटबॉल डिडंट यू, ये भी सही है। तो ये रहा आपका यूज्ड का यूज, यानी यूज्ड और ऑट टू आप दोनों समझ गए। इसके पहले वाले क्लास में हमने नीड और डेयर को बखूबी समझा दिया था, यानी यहाँ पे आपका मॉडल खत्म हो जाता है। तो इसको बड़े ध्यान से समझना और इससे प्रैक्टिस करते रहना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।